चलिए तो हमारी क्लास शुरू होती है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वर्तनी जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें कहाँ तक पढ़ाया था। मैंने आपको की और की का प्रयोग बता दिया था, यानी हम वर्तनी में जहाँ एक इसमें हम पॉइंट में गलती करते हैं कि हमारी छोटी ई वाला की या बड़ी ई वाला की, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो ये दोनों प्रयोग मैंने आपको बताए थे। रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन में ये बताया कि ये जो हमारा छोटी ई वाला की जो है, इसका प्रयोग होता है दो वाक्यों के बीच में। यानी हम आसानी से समझ सकते हैं, एकदम सिंपल। दो वाक्यों के बीच में ये उन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। हम कह सकते हैं कि एक वाक्य की बात को आगे बढ़ाने के लिए, यानी दूसरे वाक्य तक पहुंचाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? छोटी ई वाली की का। ये एक तरह से रीज़न भी बता रहा होता है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो सीधे सिंपल भाषा में हम समझते हैं, दो वाक्यों के बीच में जब जहाँ पर भी की का प्रयोग होगा वो हमारी छोटी ई वाली की का ही प्रयोग होगा। अब बड़ी की की बात करें तो जो बड़ी ई वाला की है उसका प्रयोग मैंने आपको दो रूपों में बताया था। मैंने कहा था दो रूपों में इसका प्रयोग होता है। एक करना क्रिया जो है उसका भूतकालिक रूप। अब भूतकालिक रूप मतलब जो करना हमारी क्रिया है, जब उस क्रिया का प्रयोग हम बीते हुए समय में कर रहे हैं तो वहां पर इसका प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर हम समझने वाली भाषा में समझें, इसको याद रखने वाली भाषा में समझें, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य के अंत में, कोई भी हमारा वाक्य है, वाक्य के अंत में जहां पर क्रिया आती है उस जगह पर आने वाला जो की होता है वो हमारा बड़ा होता है, यानी बड़ी ई वाला की होता है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण बताया कि मैंने तुम्हारी मदद की, तो की सबसे अंत में आ गया। दूसरा रूप जो है वो संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है। तो आपको पता ही है संबंध कारक, मैंने आपको बताया कि संबंध कारक तीन होते हैं, का, की, के। तो का, की, तो ये जो की है ये हमारा क्या है? बड़ी ई वाला की है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो समझने वाली भाषा में हम समझ सकते हैं कि ये की हमारे दो शब्दों के बीच में प्रयोग होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने कहा रामू की बहन, या हमने कहा सूरज की किताब। तो अब ये बहन और किताब जो है ये दोनों ही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जो की का प्रयोग हुआ है वो स्त्रीलिंग रूप हुआ, संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप हुआ है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों चीज मैंने आपको समझा दी थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब अगला पॉइंट हमारा जो यहाँ दिया है, ब और व का प्रयोग। इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं हमारे छात्र। अब आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि हाँ मैम, मेरे को भी इसमें ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं जहाँ पे मुझे ना व लिखना होता है वहाँ ब लिख देता हूँ, और जहाँ ब लिखना होता है वहाँ व लिख देता हूँ। तो अभी अब आप लोग अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि हाँ, आज तो निधि मैम ये वाला पॉइंट बताने वाली हैं, तो आज के बाद तो मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। कुछ तो जादू की छड़ी या कुछ तो ऐसी ट्रिक बताने वाली हैं जिससे हमें इन दोनों में पहचान होगी। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है तो मैं आपको सच बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इन दोनों का कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, और इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका निधि मैम के पास भी नहीं है। मतलब मैं भी आपको वो चीज़ नहीं बता सकती कि आप कैसे इसकी पहचान करेंगे कि आपको कहाँ क्या लिखना है। हाँ, आपकी थोड़ी मदद कर सकती हूँ, यानी याद तो आप ही को रखना है। हाँ, लेकिन मैंने ये पॉइंट क्यों लिया? ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया, आपको यहाँ सावधान रहना है। ये इतना खतरनाक पॉइंट है कि अगर आपने ब की जगह व और व की जगह ब लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ चेतावनी देने का काम कर रही हूँ। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? सबसे पहले एक लाइन लिखो और फिर उसके बाद वो तरीका आपको बताती हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे, इन दोनों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखो, इसमें लिखना है आपको कि ब और व का प्रयोग करते समय, ब और व का प्रयोग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। हमें सावधानी रखनी चाहिए। कॉमा लगाइए, हमें सावधानी रखनी चाहिए, कॉमा। उसके बाद
क्योंकि क्योंकि इनके गलत प्रयोग से क्योंकि इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल सकता है। क्योंकि इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल सकता है। जैसे लिखिए, जैसे मान लो आप लिखना चाह रहे हो बहन। क्या लिखना चाह रहे हो? बहन। और ये जो बहन आप लिखना चाह रहे हो, इसका अर्थ आपके दिमाग में क्या है? सिस्टर से। सिस्टर मतलब अपनी ही माँ की दूसरी बेटी, ये कह सकते हैं। अपनी ही माँ की जो दूसरी बेटी है उसे हम क्या कहते हैं? बहन कहते हैं। यानी एक कोई भाई बहन है, एक माँ के दो बच्चे हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं? अगर दो बेटियां हैं तो वो आपस में क्या हैं? बहन हैं। तो आप जानते हैं संस्कृत में हम भगिनी कहते हैं, इंग्लिश में सिस्टर कहते हैं। तो यानी आपका जो भाव है वो क्या है? यहाँ पर माँ की दूसरी बेटी से है। लेकिन आपने इसको लिख क्या दिया? आपने लिख दिया वहन। तो वहन का क्या अर्थ हो गया? अब आपका अर्थ यहाँ पे बदल गया। वहन का अर्थ हो जाता है ढोना, किसी चीज को ढोना या बोझा ढोना, लादना। ठीक है। तो आप लिख रहे थे बहन और आपने लिख दिया वहन, तो अर्थ का अर्थ अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? मान लो आप वाक्य प्रयोग कर रहे थे, मेरे दो बहनें हैं, या मेरे पास एक बहन है। अगर ऐसे ही आपने रखा, या मेरी एक बहन है, सॉरी पास तो नहीं रख सकते क्योंकि वो व्यक्ति है ना। तो मेरी एक बहन है, अगर ऐसे ही आपने बोला, तो अगर आप बहन की जगह वहन आप लोगों ने अगर लिख दिया तो क्या हो गया कि मेरी एक बहन है। मतलब ये तो समझ में ही नहीं आएगा कि वाक्य क्या बना हमारा। ठीक। तो हमें क्या करना है? सावधानी रखनी है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लो, ये आप उदाहरण में लिख लेना। जैसे मान लो आप लिखना चाह रहे हो बाद। क्या लिखना चाह रहे हो? बाद। इस बाद का क्या अर्थ है? इस बाद का अर्थ है आप उपरांत या आफ्टर जिसे कहते हो। उपरांत, आफ्टर जिसे बोलते हो कि इसके बाद। ठीक। पश्चात कह सकते हो, और भी ज्यादा ही संस्कृत भाषा में अगर आप जाते हैं तो आप ये लिखना चाह रहे हैं, लेकिन आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया वाद। अब देखिए अर्थ कैसे बदल गया। वाद का अर्थ होता है बातचीत, जो हम वाद विवाद करते हैं, बातचीत। तो अर्थ चेंज हो गया। तो ये आपको बहुत सावधानी रखनी है। जैसे मान लो एक और हम छोटा सा एक और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। जैसे आप लिखना चाह रहे हो बार। अब ये बार वो नहीं है डिस्को बार, है ना, वो वाला बार नहीं। ये बार है जैसे हम गिनती करते हैं ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो यानी हम इसको कह सकते हैं दफा। दफा भी रखते हैं ना, 1 दफा 2 दफा 3 दफा। उर्दू शब्द है दफा। तो हम यहाँ पर इस बार का अर्थ क्या ले रहे हैं? दफा से ले रहे हैं, मतलब गिनती करने से। ठीक है। लेकिन हमने बार न लिखकर हमने वार लिख दिया, वार। तो बताइए इसका अर्थ चेंज हुआ कि नहीं? इस वार का अर्थ होता है हमला। क्या होता है? हमला, आक्रमण। उस पर उसने वार किया, मतलब हमला किया, आक्रमण किया। या इसका दूसरा अर्थ भी होता है दिन। कहते हैं ना रविवार, सोमवार, रवि का दिन, सोम का दिन। तो अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई। तो आपको ये इसमें अंतर समझ में आ रहा है ना, ब और व। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लेखन के लिए। हमें बड़ी सावधानी रखनी है इनको लिखने में। अब समस्या क्या है? समस्या ये है मैम, मुझे ना यही पता नहीं चल पाता है कि मैं ब लिखूं या व लिखूं। राइट। ये आपके सामने प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे वो समझो। देखो, सबसे पहले जब आप किसी चीज को सीखते हो पहली बार, कि जब भी आप कभी किसी शब्द को जब फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में लेकर आते हो सामने, तो वो आपको वर्तनी के रूप में लिखा हुआ दिखाई देता है। या तो वर्तनी के रूप में आप उसे लिखा हुआ देखते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है कि कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति उसका उच्चारण कर रहा होता है। राइट। ये 2 तरीके हैं आपके किसी भी शब्द से पहली बार मिलने के। तो आप उस समय ध्यान दो, अगर आप किसी चीज को लिखा हुआ देख रहे हो
सपोज करो हम ये जो अभी उदाहरण लिया था बार और वार, इसी को देखते हैं। जब मैंने आपसे कहा कि मैं दिल्ली एक बार गई हूँ, तो मैंने कहा दिल्ली एक बार गई हूँ। तो अब आप ध्यान देना, जब मैंने बोला बार, तो बार जब बोला तो मेरे जो दोनों होठ हैं वो आपस में लगे। क्यों? क्योंकि ये जो ब है ये हमारा प वर्ग का है वर्तनी में, ठीक है। हमें ध्यान देना है अपना इस चीज को। अभी तक वर्णमाला में ही चल रहे हैं। वर्णमाला का हमारा जो स्पर्श व्यंजन है उसमें प वर्ग, और प वर्ग हमारा क्या होता है? ओष्ठ, ओष्ठ, होठों से बोला जाने वाला। और मैंने आपको बताया था इसके उच्चारण में कि ये दोनों होठ आपस में लगते हैं। तो हमको पता है कि ये जो हमारा ब है ना, ये होठों से उच्चारित होता है, होठों से। तो जब मैंने आपको ये वाक्य बोला कि मैं दिल्ली एक बार गई हूँ, तो एक बार गई हूँ, तो आपने इस बार को कैच किया कि यहाँ पर जिसने उच्चारण किया है उसने इस ब को ना ऐसे होठ से बंद करके इसका उच्चारण किया है। तो आप तभी समझ जाइए कि ये जो हमारा ब है, यानी जिसमें इस तरह से तिरछा डंडा होता है, इसको कुछ लोग कहते हैं पेट कटा हुआ। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया वो पेट कटा क्यों बोलते हैं, खैर। तो मतलब आप इसकी आकृति को समझिए, ये ऐसे लिखा होता है जिसमें एक तिरछा डंडा होता है। तो ये ब जिसमें हम दोनों अपने होठ मिला के बात करते हैं, तो ये आपको ऐसा उच्चारण करना है। तो बार आपको समझ में आया कि गिनती के लिए हम बार यानी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि सांप के ऊपर मोर ने वार किया, वार वार, तो मेरे जो होठ हैं वो आपस में मिले नहीं बल्कि थोड़े राउंड हुए थे। तो यानी बार नहीं वार। सांप के ऊपर मोर ने वार किया मतलब हमला, वार। तो आपको समझ में आ रहा है मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूँ? इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप ना इस चीज को समझो कि कैसे हमें पहचान करनी है ब और व की। तो यहाँ पे जब मैंने इस वार को बोला, वार किया, तो इसमें मेरे होठ आपस में नहीं मिले। आपको यही चीज कैच करनी है उच्चारण के समय, जब कोई सामने वाला उच्चारण कर रहा है। लेकिन जिस समय आप पहली बार उसे किताब में देख रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग में ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये ब आपको दिखाई देता है तो इसका उच्चारण आपको होठ को मिला के करना है, और अगर ये दिखाई देता है तो इसका उच्चारण राउंड शेप में करना है। यानी व के उच्चारण में आपके होठ मिलने नहीं चाहिए और ब के उच्चारण में होठ मिलने चाहिए। इसको अपने दिमाग में रखिए पढ़ते समय, सुनते समय, और जब आप अपनी वर्तनी लिखेंगे, अपनी लेखनी लिखेंगे, उस समय आपके दिमाग में अपने आप स्पष्ट होगा कि किस में आपके होठ लगते हैं। जिसमें होठ लगते हैं उसको आप ब लिखेंगे, और जिसमें होठ नहीं लगते आपस में उसमें व लिखेंगे। ठीक है, सावधानी बरतनी है, इसको ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा, इसके बाद पॉइंट नंबर 8, ये पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9, आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमें यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, अब ये भी समस्या हमारे सामने बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये भी कोई समस्या ऐसी नहीं है, इसका भी कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो आपको लेखनी में सुधार कर सके। तो कुछ चीज़ें आपको ना हमेशा याद रखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें कहें कि दिमाग में रटनी पड़ती हैं, समझते हुए रटनी पड़ती हैं, समझते हुए याद रखनी पड़ती हैं। यहाँ 8 नंबर पॉइंट आपका कह रहा है कि शब्द में यदि 2 श हमारे लगातार आते हैं या तीनों स लगातार आ जाते हैं, तो हम उस शब्द में उनका क्रम क्या रखेंगे। जैसे मान लो हमारे सामने एक उदाहरण दिया, जैसे शब्द हमें दिया विशेष, तो विशेष हमारे सामने एक शब्द है, तो हम कैसे इस बात का मतलब ध्यान रखें कि स जो है 2 बार उच्चारण हुआ है, तो इसमें कौन सा श है। अब जैसे हम ऐसे तो उच्चारण हम देख सकते हैं कि हमारा तालु उच्चारण है या मूर्धा उच्चारण है, लेकिन मैं आपको वास्तव में बताऊं, हिंदी में बहुत लोग नहीं, लगभग 90% लोग हिंदी के तीनों श का उच्चारण सही नहीं करते। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि प्रचलन हमारा ऐसा हो गया है, हम जब बच्चे होते हैं हमें उसका साउंड सही क्लियर नहीं बताया जाता, या फिर हमारी टोन में नहीं आता, हम अपनी टोन के हिसाब से चलते हैं, जैसी हमारी टोन, जैसी हमारी बोली।
और उसके हिसाब से चलते हुए फिर ये चीज़ें जो हैं वो हमें कभी क्लियर नहीं होती, और जब हमें ये क्लियर नहीं होती तो हम तीनों स को एक ही साउंड में बोलते जाते हैं और फिर हमें लिखने में आके प्रॉब्लम होती है, या फिर कहें कि हमारे कानों की भी ऐसी शक्ति हो जाती है कि हम सुनने वाले को भी नहीं समझ पाते कि वो मूर्धा सा बोल रहा है या वो तालु सा बोल रहा है या दंत सा बोल रहा है। तो फिर हमारे सामने ये प्रॉब्लम होती है। तो ये तीनों स जो हैं इनको हमें सावधानी से वर्तनी को पढ़ना है, देखना है, समझना है, और तब हमें लिखना, अपनी लेखनी में उस चीज़ को लेके आना है। तो यहाँ पे छोटा सा एक नियम आपको बता देती हूँ कि जब अगर इस तरह से हमारा दिया होता है कि शब्द में अगर लगातार 2 श हमारे आए हों या लगातार तीनों श आए हों, तो शब्दों का क्रम क्या होता है। जैसे मान लो हमने एक शब्द लिखा विशेष, तो आपको देखना है, उदाहरण में यहाँ लिख लो, जैसे हमने लिखा विशेष, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे जो ये तीनों श है ना, इनका क्रम क्या रहेगा। इनका क्रम ये रहता है, ये जो हमारा दंत स है, दंत स, यहाँ पे आप लिख लो इनका क्रम। ये जो दंत श है ये सबसे पहले रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा तालु होता है, तालु श, और उसके बाद मूर्धा श। अब इसको ऐसे पहचान कर सकते हो, जैसे हमारा अगर ऊपर का जावड़ा बनाए तो यहाँ पे हमारा पहले ये दांत है यानी दंत स आगे, फिर ये हमारा यहाँ पर तालु श, और फिर ये हमारा यहाँ पर मूर्धा श। तो ये कह सकते हो दंत श, ये हमारा तालु श, और ये मूर्धा श, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाता है इनका एक क्रम। तो हम फर्स्ट आगे से स्टार्टिंग रखते हैं जब कोई शब्द आता है। जैसे मान लो हमारा शब्द लिखा, जैसे हमने लिखा संश्लेषण, तो जब हम लिखते हैं उदाहरण में, तो आपने देखा ना संश्लेषण लिखते हैं तो संश, तो पहले हमारा ये वाला श, फिर ये, तो संश, और फिर इसके बाद लेषण दिया है तो ये हमारा मूर्धा वाला सा आ जाएगा। तो हम इस तरह से लिख देते हैं। तो जब भी कभी आपको 3 श का उच्चारण एक साथ दिखाई देता है और आपको लगे कि तीनों अलग अलग हैं, तो उनका क्रम हमेशा ऐसा ही होगा। अब जैसे हमने इसमें विशेष लिखा या शेष लिखा, या हम जैसे संश्लेषण या विश्लेषण, इस तरह के शब्द जब हम लिखते हैं तो उनमें ये क्रम रहता है। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद जैसे नंबर 9 है हमारा, नंबर 9 में एक चीज़ हो, तो अब ये वाला जो मैंने आपको क्रम बताया एक, तो एक क्रम आपको ये याद रखना है। ये तो लगभग हमारा हमेशा 90% हमें मिलेगा सही, 1-8% ऐसा हो सकता है आपका कि आपको आगे पीछे मिल जाए। मैं ये चीज़ बता रही हूँ, इसमें अपवाद है, या अपवाद कहें कि इसमें ये पूरी तरह से सही नहीं बैठता ये नियम। ये मैंने आपको अपडेट में इस बार रखा है, अगर आप मेरे पुराने नोट्स में देखेंगे तो मैंने वहाँ रखा भी नहीं था। ये इसलिए रखा है कि छात्र पूछते रहते हैं, तो इसलिए बता दिया कि चलो आपको बता देती हूँ यहाँ पर। इसके साथ एक और नियम है। जैसे एक नियम क्या है कि हमसे ये पूछा जाता है कि जो श है हमारा दंत स, और ये तालु और मूर्धा श, इसका प्रयोग हम कैसे पता कर पाते हैं। तो एक नियम आप अगर किताबों में पढ़ेंगे तो अक्सर आपने देखा होगा किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि स्वर हमारा ए और आ, इसके तुरंत बाद अगर हमें स का उच्चारण सुनाई दे तो वो हमेशा क्या होता है, दंत स होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारी छोटी ई से लेकर और जो हमारा आउ तक, यानी ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर होता है पहले, और उसके तुरंत बाद कोई श का साउंड सुनाई दे, तो या तो हमारा तालु श होगा या तो हमारा ये मूर्धा श होगा, ये दिया रहता है। तो अक्सर ये किताबों में नियम होता है, लेकिन ये नियम हमारा हमेशा हर जगह काम नहीं करता। और ये नियम जो दिया है हमारे विद्वानों ने वो हिंदी शब्दों के लिए दिया है कि हिंदी शब्दों में ऐसा होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये मैंने नियम मैं अक्सर नहीं बताती, इसे छोड़ देती हूँ, मैं सीधा कहती हूँ आप लोग पढ़िए, अपने पढ़ के ध्यान रखिए। इसे मैं नियम को ना बताने का कारण समझिए क्या है। कारण ये है कि संस्कृत के हमारे 60% जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हमारी हिंदी भाषा के अंदर। तो इस बात से ये एकदम से तय हो जाता है कि जब ये हिंदी के शब्दों के लिए नियम है तो 60% में ये नियम जो है गड़बड़ हो सकता है। मतलब हमारा जरूरी नहीं होता कि इन दोनों के बाद भी हमारा ये दंत से आ सकता है, यानी इनके बाद और ए आ के तुरंत बाद भी हमारा तालु और मूर्धा भी आ सकता है।
किसमें? 60% में। फिर इसके साथ आता है हमारी हिंदी भाषा में 10% जो है वो विदेशज शब्द है। तो विदेशज शब्द में भी हमारा जो हिंदी के नियम होते हैं वो काम नहीं करते। तो ये भी स्वाभाविक है कि विदेशज शब्दों में भी हमारी ये चीज़ आ सकती है। अब बचे हमारे पास हिंदी के शब्द कितने? 30%। अब ये बताइए कि 30% में अगर कोई नियम 30% ही शब्दों में काम करता होगा और 70% वो काम नहीं करता, तो फिर वो नियम कैसा हुआ? 70% तो उसमें अपवाद हो गया, है ना? अपवाद ही कहेंगे फिर आप उस चीज को। तो इस वजह से मैं इस नियम को नहीं बताती हूँ कि ऐसा कुछ नियम होता है, क्योंकि आपको मैं जितने उदाहरण पेश करूंगी कि ये देखो यहाँ पर ये नियम लग रहा है, मेरे पास 30% होंगे, लेकिन आपके पास ना 70% उसमें अपवाद होंगे कि मैडम यहाँ तो नहीं हो रहा, यहाँ तो नहीं हो रहा। तो फिर क्या होगा? उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में जाएगा, हम कंफ्यूज होंगे, घबराहट होगी। तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसा कोई नियम न पढ़ें। अगर कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसा कोई नियम मत पढ़ो जो नियम पूरी तरह से लागू नहीं होता, या तो वो 90% लागू हो। और अगर कोई नियम 50% या 60% या 30% ही अगर लागू हो रहा है, तो ऐसे नियम को पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने दिमाग में ना उन चीज़ों को उच्चारण के साथ ही सीखना पसंद करो। ठीक है। अब इसके बाद ये जो 30 नंबर 9 पॉइंट है, ये नंबर 9 पॉइंट थोड़ा काम करता है। अभी इसमें ये प्राय जो दिया है ना, इसको भी समझना कि इस प्राय का मतलब भी ना 90% है। ठीक है, 10% इसमें अपवाद हो सकता है। अब लेकिन इससे आपको ये राहत मिलेगी कि कई बार हमारी संधि में ना हमारे शब्द जो है वो बदल जाते हैं आगे जाकर। तो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, इनमें तो वहां पे हमें जो कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा ये नियम काम करेगा। ये नियम क्या है इसको समझ लो। इसने कहा है कि प्राय ऋषि वाला री ये स्वर, र ये व्यंजन है, और मूर्धा वाला श, इनके बाद अगर कोई न व्यंजन आता है, ठीक है, अगर इनमें न व्यंजन होता है, तो इस न व्यंजन के स्थान पर, यानी न का आप इसमें कह सकते हो कोई ध्वनि, कभी हमारी कोई ध्वनि आ रही है, और हमने जैसे इसका प्रयोग कब होता है? जब हम कोई संधि बना रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दूंगी, तो यहाँ पे कहा है कि यदि इनके बाद आपको न का अगर कोई साउंड सुनाई देता है, तो आप वहां पर न रखकर ये ण का प्रयोग करेंगे, यानी ट वर्ग का पंचमा अक्षर। ये नियम कैसे आ रहा है? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक संधि करी कि राम प्लस अयन, ठीक है, ये संधि आती है। अब जब हम इसको संधि करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए? संधि का नियम के अकॉर्डिंग अंतिम इसका स्वर और प्रथम स्वर, दोनों स्वर मिलने के बाद क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। तो इस शब्द को क्या बनना चाहिए? इस शब्द को बनना चाहिए रामायण। ठीक है, ये बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनता। बनता क्या है? रामायण। तो यहाँ पर छात्र पूछते हैं कि मैडम यहाँ पे जब ये अयन है तो ये अयन कैसे चेंज हो गया? ये जो न है, अब नियम तो संधि में ऐसा नहीं होता कि कोई पीछे वाला वर्ण चेंज हो जाए, तो ये कैसे हुआ? तो अब ये जो हमारा 9 वाला पॉइंट है, ये ही हमें बताता है कि ये जो न है वो अणा में क्यों बदला। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा ये र आ रहा है पहले, ठीक, तो ये जो र यहाँ पे दिया है ना, इस र के बाद अगर कहीं आपको पूरे शब्द में, तो इस र के बाद अंतिम में यहाँ न दिखाई दे रहा है ना, तो अब ये न रहकर क्या हो जाता है? ये बन जाता है ये। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं? हम इसको लिख देते हैं रामायण। समझ गए? अब आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कहा है कि अब जैसे यहाँ पे ये हमारा र था, तो हमारा यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यानी ये जो न हमारा अणा में बदला है, इतने हिस्से में, अगर इतने हिस्से में हमें इनमें से कोई सा वर्ण दिखाई देता है, तो अक्सर आप देखेंगे कि वो न होकर क्या होता है? अणा होता है। तो ये नियम है, यानी ये वाली जो बात यहाँ पे कही गई है, और आपको ये ध्यान रखना है, ये अक्सर जो ये बदलाव आता है या तो संधि में आएगा,
या तो समास में आएगा या तो उपसर्ग और प्रत्यय में आएगा। ठीक, नॉर्मल कोई शब्द होता है तो वो तो पहले से ही उसमें अड़ा रहेगा, तो परिवर्तन वाली बात उसमें है ही नहीं। तो इन 4 चीज़ों में होता है जब भी परिवर्तन आता है, इसलिए हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। और पॉइंट नंबर 10 हम इसको कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब हम विस्तार में करेंगे। वर्तनी से संबंधित हमारी जितनी भी चीज़ें थीं, मतलब जितने भी एक डाउट हो सकते हैं जो हमें आगे प्रॉब्लम करेंगे, वो हमने सारे पढ़े, बड़े डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ी। अब एक बार फिर से जो वर्ण विच्छेद है उसको हम करते हैं। और ये वर्ण विच्छेद अगर आप लोग MPSI की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर तो आपका कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चंस का आने वाला है। लेकिन अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ये आने वाले दिनों के क्वेश्चंस हैं। UPSI में ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं लास्ट बार से, जो लास्ट बार आया था, और आने वाले दिनों में और जो हमारे एग्ज़ाम हैं उनके भविष्य के क्वेश्चन है ये। और ये इसमें किस तरह से हो सकता है ये आपको ध्यान देना है। नाम मैंने यहाँ पर पहले से आपको दिए हैं, और इसके अलावा भी क्या नाम हो सकते हैं। वर्ण वियोजन, ये वर्ण वियोजन के नाम से MPSI में करके पूछा जाता है, लेकिन यूपी में पूछा गया वर्ण विच्छेद के नाम से। ठीक है, यूपी में जो पूछा गया था इसको वर्ण विच्छेद के नाम से पूछा गया। अब आपको सावधान हो जाना है कि वियोजन और विच्छेद का मतलब क्या है। तो वियोजन और विच्छेद का मतलब है किसी भी कोई भी चीज़ जो है उसको टुकड़ों में बांट देना, मतलब बिल्कुल अलग अलग कर देना, बिखेर देना, फैला देना। तो अब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जिस भी शब्द का अर्थ फैला देना आता है ना, तो वो जोड़ा जा सकता है इसके साथ, राइट। अब यहाँ पे आते हैं वर्ण संयोजन। तो वर्ण संयोजन और वर्ण पल्लवन, वर्ण संयोजन और वर्ण पल्लवन के नाम से आता है, ये MPSI में पूछा जाता है। और आप इसको वर्ण मतलब इसे कह सकते हैं कि वर्ण संधि, एक साथ जोड़ना, ये भी आ सकता है नाम। तो अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर वर्ण को जोड़ने वाली जितने भी शब्द होंगे उनमें से कोई सा भी शब्द आ सकता है। तो आपको भविष्य के लिए इसे तैयार रहना है। क्वेश्चन इसमें दिए हैं लास्ट में मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है, जैसे मान लो हमारा अनुस्वार, वाल्मीकि, पंचमाक्षर, 3 में इनका आपको वर्ण विच्छेद करके बता रही हूँ। जब भी कभी आप किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने जाएंगे तो आपको किसी चीज़ को कैसे ध्यान में रखना है ये आपको ध्यान देना है। जैसे आपसे गलतियाँ हो सकती हैं कि भाई हमें कोई आधा वर्ण है, कोई पूरा वर्ण है, तो हमसे गलती हो सकती है एकदम से। तो गलती को बचने के लिए, यानी गलती करने से बचने के लिए आपको क्या करना है, उस शब्द के नीचे ना छोटी छोटी लाइनें खींचनी है जब आप उसे लिखें। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बिल्कुल एकदम बच्चे से बता रही हूँ, बच्चे वाले तरीके से। गलती नहीं करनी है, मैं चाहती हूँ ये चीज़ आपको लिखनी है। और अगर हमारी ऑफलाइन क्लास होती तो मैं पक्का ये यहाँ पर आपको लिखवा कर आप लोगों की क्लास में कॉपी देखती। जो लोग मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं और इस समय रिवीजन क्लास ले रहे हैं उनको पता है कि मैं आपकी क्लास में नोटबुक चेक करती हूँ, जो भी ऐसा होमवर्क देती हूँ। और मैं जो ऑनलाइन में सीरियस होके पढ़ रहे हैं और जो सच में हिंदी पढ़ना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हम हिंदी में कुछ सीख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये काम होमवर्क जो मैं देने वाली हूँ या यहाँ पे जो आपको करा रही हूँ, सब, हालांकि मैं सारे लोगों के लिए यहाँ पर लिख दूंगी कि भाई आंसर आपका क्या आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने से लिखें बिना देखें। तो यहाँ पर आपको कैसे शुरू करना है वो समझ लीजिए। आपको यहाँ पे अंडरलाइन करनी है। सबसे पहले शुरुआत में आपको देखना है ये अपने वास्तविक रूप में है। एकदम पहले दिन में चले जाइए, जब हम पहले दिन में थे तो वर्णमाला जब हम पढ़ रहे थे, हमने स्वर पढ़ा था, तो ये अपने वास्तविक रूप में, तो लिख दो इसका वास्तविक रूप, आराम से लिख दो, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको देखेंगे तो हमको पता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर व्यंजन है और स्वर है।
तो पहले मैंने आपको बताया कि व्यंजन हमेशा आगे रहेगा जब स्वर की मात्रा उसमें रखी है। तो व्यंजन क्या है, इसमें न है। अब अगर हमने व्यंजन को ऐसे लिख दिया, ध्यान से दिए, इधर रखिए अपना ध्यान एकदम सावधानी से। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है अभी हमारा। तो ये सही कैसे होगा? तो ये सही होगा इसके नीचे हलंत लगा के, राइट। हलंत क्यों लगाया? क्योंकि हमने स्वर बाहर निकाला। अगर हम इसका हलंत नहीं हटाते हैं तो मतलब अगर इसका हलंत हटा देते हैं तो इसके अंदर अ स्वर अपने आप शामिल हो जाएगा। और क्योंकि हम तो अब स्वर और व्यंजन को बाहर निकाल रहे हैं तो हमें हर व्यंजन के नीचे हलंत लगाना जरूरी है। तो हमने इस न को बाहर निकाला, इसके नीचे हलंत लगाया। और न का स्वर क्या है, यहाँ पर मात्रा दिखाई दे रही है हमें, तो ये है छोटा ऊ। तो ये इसका स्वर है, तो हम इसकी बगल में लिख देंगे, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ आते हैं अगले पर। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? आधा स दिखाई दे रहा है। आधा स मतलब इसके साथ कोई स्वर नहीं है, और इसके साथ कोई स्वर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए। ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो पूरा बन गया। तो आधे स को कैसे बनाएंगे? हलंत के साथ बनाएंगे। यहाँ पे अक्सर मुझे छात्र पूछते हैं कि मैडम यहाँ पे तो ये आधा था, यहाँ आपने पूरा कैसे बना दिया? तो ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं बनाया है, हलंत लगाया है। और हलंत लगने का मतलब होता है कि वो आधा है, उसके अंदर स्वर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस व को देखेंगे तो आपको पता है व के साथ आ की मात्रा है। तो अब आपका पेन तेज हो जाना चाहिए। व्यंजन क्या है? व, और इसकी मात्रा है इसके साथ आ, तो ये इसका स्वर हो गया। अब यहाँ पर देखो र दिया है, बिल्कुल सीधा सिंपल सा लिखा है। तो र में कौन सा स्वर है हमारा? अ, क्योंकि इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही। अब जब कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है कि इसके अंदर कौन सा स्वर है? अ स्वर है। तो हम यहाँ पर ये र लिखेंगे और ये हमारा इसका स्वर लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा, अब जो ये हमने लिखा, तो ये ही इसका क्या है? वर्ण विच्छेद है, ठीक है। ये जो हमने इसको फैलाकर लिखा, ये क्या है? इसका वर्ण विच्छेद है। और इन वर्णों को अगर हमारे सामने ये वर्ण ऐसे लिखे हों और हमसे कहे कि इनका वर्ण संयोजन करो, तो आप वर्ण संयोजन कैसे करेंगे? तो देखिए, आप वर्ण संयोजन करेंगे, इसके जितने भी स्वर हैं सारे स्वर को व्यंजन के साथ मिलाएंगे। तो कहाँ से चलेंगे फिर? यहाँ से चलेंगे। शुरुआत में स्वर हमारा क्या आया? अपने वास्तविक रूप में आया है। जब अपने वास्तविक रूप में आया तो हम वास्तविक रूप में ही लिख देंगे पहला, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे ये न है और न के बाद क्या है? ये ऊ है। तो ये ऊ जब न के साथ जुड़ेगा तो आपको पता है ना कैसा रूप लेगा? तो ये न और न के ऊपर ये ऊ की मात्रा, तो ये रूप लेगा। हम आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पर स है और फिर हमारा व है, और ये व के साथ ये अ है। तो हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि व तो हमारा पूरा है, क्योंकि स्वर किसके साथ है? व के साथ है। और स हमारा क्या रह गया? आधा रह गया। तो फिर कोई बात नहीं, हम लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। और इसको सहारा कौन देगा? ये व देगा। आ आया है तो इसके साथ आ लिख गया इस तरह से, राइट। अब हमें यहाँ पे पता चलता है ये अ है हमारा, र के साथ इसका स्वर है, पूरा हो जाएगा, यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये र कैसे आ जाएगा? हमारा ऐसे आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया? अनुस्वार। अब हमने क्या किया? ये पहले शब्द था, इस शब्द का हमने किया वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद हमारे सामने दिया था, इसका हमने क्या किया? वर्ण संयोजन या वर्ण को जोड़ना, ठीक है। वर्ण को जोड़ के क्या बनाया हमने? शब्द बनाया। तो ये हमारा शब्द बना। यहाँ पे शब्द को वर्णों में तोड़ा और वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया। ये प्रक्रिया हमको यहाँ पर अब सीखनी है। अब हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचता जिसमें हमें कंफ्यूजन होगा। मैंने आपको अनुस्वार दिखाया, ठीक है, वाल्मीकि लिखा हुआ है। एक बार वाल्मीकि को भी जल्दी से फास्ट तरीके से मैं करके दिखा देती हूँ, फिर ध्यान देना कैसे सीखना है हमको। जैसे शब्द हमारे यहाँ पे आया वाल्मीकि, हमें कैसे करना है? मैं थोड़ा सा तेज चलती हूँ। ये पहले हमारा यहाँ पर दिया है, अंडरलाइन किया, इसमें व्यंजन है हमारा, इसमें तो अनुस्वार हमारा स्वर जो है वो है ही नहीं पहले, तो व्यंजन सामने दिखाई दिया है। व्यंजन क्या? व, हलंत लगा दिया, व्यंजन है, इसकी मात्रा क्या है? अ है, तो यानी ये इसका स्वर है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्या है? ल आधा है,
तो ल आधा है तो ठीक है, इसको हलंत के साथ लिख दो, ल के साथ कोई स्वर ही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखा हमने तो म और म पे बड़ी ई की मात्रा है, तो हमारा व्यंजन क्या है, यहाँ पर आ गया म और इसकी बड़ी ई की मात्रा इसका सहारा, राइट। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब कंफ्यूजन यहाँ होगा, क स्वर दिया है और इस पर छोटी ई की मात्रा है। अक्सर हमारे छात्र क्या करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, तो ई पहले लिख देंगे और क को बाद में। नहीं, कभी नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि व्यंजन आपका सबसे आगे होता है और व्यंजन को सहारा देने के लिए उसके पीछे उसका स्वर खड़ा होता है, राइट। अब मात्रा कहाँ से लगती है वो अलग बात है, लेकिन स्वर वास्तविक रूप में कहाँ होता है, व्यंजन के जस्ट पीछे। तो आपका व्यंजन क्या है, ये हो गया व्यंजन क, और इसको जो सहारा देने के लिए खड़ा है स्वर वो कहाँ है, वो यहाँ है। अब क्योंकि वो छोटी ई है, मात्रा हमें बता रही है कि वो छोटी ई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो ये हमने बनाया, इसका हमने क्या किया, वर्ण विच्छेद किया। अब अगर हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो फिर वही प्रोसेस, ये स्वर है, इससे हमें पता चल गया कि ये ऐसे आएगा, राइट। ये जो स्वर है इससे हमें पता चला कि कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, राइट। ये जो स्वर है इससे हमें पता चला कि कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा। अब ये ल हमारा आधा रह गया, तो आपको पता है ल ऐसे लग जाएगा, आधा रह गया, ये हमारा क्या बन गया, शब्द बन गया। तो वाल्मीकि, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, राइट। तो हम इस तरह से बनाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब इसके साथ चलिए जल्दी से मैं आपको इस पंचमाक्षर को भी बता देती हूँ। इसमें बिंदी आ रही है, ये आपको क्या करेगा, परेशान करेगा, तो फिर मैं इसे भी बता देती हूँ। चलिए देखिए, जैसे मान लो हम पंचमाक्षर की बात करें और हम इसमें वर्ण विच्छेद करते हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं। तो ऐसा जब भी शब्द आपके सामने आए, आपने लास्ट क्लास में पंचमाक्षर सीखा था कि पंचमाक्षर आपके क्या क्या होते हैं, तो आप सीधा जाइए उस बिंदु के पास और उसके दादाजी का पता कर लीजिए। दादाजी च हैं, तो यानी ये च वर्ग का है, आप इसको इसके वास्तविक रूप में लिख दो। तो इसका वास्तविक रूप कैसे होगा, ऐसे होगा, राइट। आपको बताया था, मैंने समझाया था कैसे लिखेंगे हम। ये आ जाएगा हमारा ये पंचमाक्षर, ठीक है। अब ये ऐसे आ गया, और जब हमारे सामने ये ऐसे आ गया तो अब ये हमको कंफ्यूज नहीं करेगा, सीधा सिंपल सा, हाँ आराम से कर लेंगे। ये हमारा पहला वर्ण, तो पहला वर्ण हमारा आ गया, ये व्यंजन। अब इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसका क्या है, स्वर अ है, राइट। अब ये यहाँ पे हमारा ये आधा है, हमें पता ही है, तो आधा लिख दीजिए। अब आधा ऐसे लिख दिया, इसके नीचे हलंत लगा दिया, तो ये आधा हो गया। च, इस पे भी कोई मात्रा नहीं, तो आपको पता है कि ये व्यंजन और इसका स्वर क्या है, अ। फिर यहाँ पर मात्रा दिखाई दे रही है, तो व्यंजन क्या हमारा, म, और इसका स्वर अ। और यहाँ पर अब देखो ये वाला, अक्सर हमारे छात्रों ने क्या किया है, जब ये इस तरह के वर्ण आए, जैसे हमारे संयुक्त वर्ण जो मैंने आपको पढ़ाए, संयुक्त व्यंजन, सॉरी वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन, तो हमारे छात्रों ने क्या किया कि इसको भी तोड़ दिया। यानी इसको जो मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारा क और इससे मिलकर बना है, तो इसको भी तोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका, ऐसे नहीं करना है। इसको कैसे करना है, ये इसके अंदर स्वर है, हमें इसको ऐसे ही लिखना है, संयुक्त अक्षर का रूप ऐसे, राइट। इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं, तो इसका स्वर क्या है, अ। फिर हमारा स्वर यहाँ पर व्यंजन र और इसका स्वर अ, ऐसे लिखना है। अब ये जो हमारा संयुक्त अक्षर है, आप कहेंगे कि मैडम लेकिन आपने तो बनाया था ये इन दोनों से मिलकर बना है। तो देखो, एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर कोई चीज किसी से मिलकर बनी है और वो संयुक्त व्यंजन हो गई, जब वो वर्णमाला में अपने अपने आप एक स्वतंत्र रूप में अगर वो आ रहा है, तो अब हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है ना, देखो हम आप भी तो अपने मम्मी पापा से मिलकर बने हैं। तो ऐसा तो नहीं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सुमित आप कौन हो, तो आप ये बोलोगे मैं मम्मी और पापा से मिलकर बना हुआ हूँ, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। आप अपना नाम बताओगे, भाई मैं सुमित हूँ, या मैं जो भी बंदा होगा क्या बताएगा वो, अपना
नाम बताएगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है ये स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखते हैं हमारी वर्णमाला में, राइट। और जब ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तो जब हमसे इनका वर्ण विच्छेद पूछा जाएगा, मतलब जब किसी शब्द में ये आएंगे और उनका वर्ण विच्छेद पूछा जाएगा तो हम बिल्कुल भी इसके टुकड़े नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है। हम टुकड़े कब करेंगे? हम टुकड़े तब करते हैं जब हमसे ये कोई पूछता है ना, आपके पिताजी कौन हैं, आपकी माताजी कौन है, तब हम बताते हैं कि भाई मेरी ये माताजी हैं और ये मेरे पिताजी हैं। तो जब आपसे व्यंजन के बारे में यानी संयुक्त व्यंजन के मम्मी पापा के बारे में पूछा जाए कि भाई ये किन से मिलकर बने हैं, तब आप उनके बारे में बताएंगे। अदरवाइज आप जैसे उनको बाकी के हमारे वर्ण हैं, जैसे वो माने जाते हैं, जैसे वो जाने जाते हैं, वैसे ही हम संयुक्त व्यंजन को भी जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। अब हम इनको जोड़ देंगे। अगर हमको इन्हें जोड़ना है तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको पता है ये इसके साथ मिलेगा तो ये बनेगा। अब ये आधा है तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, फिर ये इसके साथ मिलेगा तो आपको पता है च ऐसे बनेगा, ये इसके साथ मिलेगा, इसको सहारा देगा तो माँ बन जाएगा। अब ये इसको सहारा देगा तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये इसको सहारा देगा तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये शब्द आपका क्या हो गया? पंचमाक्षर हो गया। आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। जब इस बच्चे के साथ इसके दादाजी आए हैं तो ये आराम से अपना क्या कर सकता है? अपना रूप परिवर्तित कर सकता है, और ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों रूप लिख सकते हैं ये भी और ये भी। अब आप कहोगे कि मैम अगर हमारी परीक्षा में आ गया और दोनों ही हमारे ऑप्शन में आ गए तो हम सही कौन सा लिखें, यानी हम किसको सही मानेंगे? तो याद रखिएगा, जो परिवर्तन होके आया हुआ होता है, मतलब जो हमारा वर्तमान समय में परिवर्तन माना जा रहा है, वही सही मानेंगे। तो आपका परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन है इसको अनुस्वार में बदलना। लेखनी में जिस समय हम लिख रहे हैं दोनों सही हैं। अगर हमारे एग्जाम में दोनों ऑप्शन में आते हैं और हमें किसी एक ऑप्शन को चुनाव करना होता है सही या गलत के लिए, तो हम हमेशा अनुस्वार वाला चुनेंगे, ठीक है, बिंदी वाला। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वंदना सही है या वंदना सही है। देखिए, लिखने में तो दोनों सही हैं जिस समय आप लिख रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों ऐसे करके आपको दिए गए हैं तो आपको इसे सही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ना इसको, ये जो न है, इसको बिंदी अनुस्वार में बदल रहे हैं। ये टंकण विधि के माध्यम से होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमें कैसे अपना जो वर्ण विच्छेद करना है वो कैसे करना है। अब आपके सामने यहाँ पर नीचे अभ्यास के लिए शब्द दिए गए हैं। अब देखिए शब्द क्या है? बहुव्रीहि, विच्छेद, उद्यान, प्रसिद्ध, पद्मिनी, चिह्न, तद्भव, द्वितीय, पुरुष। अब मैंने चुन चुन के वैसे शब्द लिए हैं, सिंपल तो हमने कर लिए, ठीक। अब ये जो हमने यहाँ पर लिए हैं, ये सारे जो हमने किए हैं, तो अब आप लोगों को इनको सॉल्व करना है, इनका वर्ण विच्छेद करना है यहाँ पर, ठीक। और ये आपके यानी ये आपके लिए होमवर्क है और आपको ये करके दिखाना है। तो अब मुझे बताइए मैं कैसे पहचान करूँगी कि आप लोगों ने इस होमवर्क को किया है? हो सकता है आप लोग नहीं करें, अरे मैडम कौन सा देख रही हैं, और कर लेंगे, हाँ मैडम ऊपर से देख लिया आ गया। तो देखो जो छात्र ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ मैडम आ गया, आपने ये सब तो बताया ही था, ये भी बताया था जो हमारा यहाँ पर दिया है, और ये भी बताया था, तो हम क्या कहते हैं अब इनको कंप्लीट, एक मिनट, यानी तो क्या सोचते हैं छात्र कि हाँ हमने ऐसे अपने दिमाग में कर लिया, ये है, ये है, ऐसे करके छोड़ दिया और अभ्यास नहीं किया। तो आपकी मर्जी है, देखो मैं तो आप लोगों को नहीं देख रही है ना, तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने पैसे दिए हैं, अपने माँ बाप का पैसा खर्च किया है इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, तो अभ्यास करिए। क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा कितना भी पढ़ाया जाए, कितनी भी जान लगा के पढ़ाया जाए,
उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे। अब इसके बाद यानी वर्तनी के बाद हमारी जो क्लास होने वाली है वो एक क्लास हमारी बेसिक की रह गई है और वो है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह हमारे जब तक चलेंगे 2 क्लास हमारी विराम चिन्ह की चलेंगी। तो ये 2 क्लास के तुरंत बाद फिर हम करेंगे संधि। तो ये 2 क्लास आपकी वो क्लास होंगी कि जिसमें हम पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन आप अपने घर पे जो होमवर्क करोगे वो होमवर्क करोगे वर्ण विच्छेद। आपके सामने जो भी शब्द आए, कोई भी शब्द, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, आपको क्या करना है, स्वर और व्यंजन में तोड़ देना है। आप रफ कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, बस क्या अभ्यास करना है, वर्णों को तोड़ना है, शब्दों को तोड़ना है। किसमें? स्वर और व्यंजन में। ये अभ्यास आपको इन 2 दिन के अंदर करना है, क्योंकि जब हम संधि करेंगे वहाँ पे हमें बहुत मदद करने वाले हैं ये। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूँ, मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी तो नहीं, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, अभ्यास हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें अभ्यास करना चाहिए। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि अगर मैं आप लोगों को गाड़ी चलाना सिखाऊं, तो मैं आप लोगों को शायद पहले भी बता चुकी होंगी, फिर से बता रही हूँ, फिर से याद दिला रही हूँ कि अगर मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊं यहाँ पर इस तरह से ऑनलाइन, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई देखिए, ऐसे इतनी स्पीड पर ये गियर डालिए, इतनी स्पीड पर वो गियर डालिए, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सक्लेटर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको रटा दी बहुत अच्छी तरह से। और जब सामने आए तो ये बत्ती का प्रयोग करना है, इधर मुड़ना है तो इधर आपको ये लाइट जलानी है, ऐसे वगैरह वगैरह मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, रटा दी, आपको अच्छी तरह से रट गया। लेकिन ये बताइए, क्या वाकई में आप गाड़ी चलाना सीखे? क्या वाकई में आप गाड़ी चलाना सीखे? नहीं। नियम याद करने से, नियम को रट लेने से आप गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे सीखेंगे? तो आप सीखेंगे जब आप गाड़ी में बैठेंगे और सड़क पर उतरेंगे और उस गाड़ी को चलाएंगे, तभी आप सीखेंगे। और उसमें भी हम क्या सोचते हैं कि हम अपने मन में सोच लेते हैं, हाँ मुझे सारे नियम याद हो गए, पूरा मैम ने जितना बताया था सब पढ़ लिया मैंने। और अगर आप उसको अभ्यास नहीं करते हैं तो वो नियम और वो सारी चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है। आपको प्रश्न उत्तर करने होते हैं, जो अभ्यास में दे रही हूँ वो करना होता है, जो होमवर्क में दे रही हूँ वो आपको करना पड़ता है। तो वो आप करिए, तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। और ध्यान रखिए, आपको ये गाड़ी कहाँ चलानी है। हम जो ये सामान्य हिंदी रूपी गाड़ी जो सीख रहे हैं, ये किस लिए सीख रहे हैं? कहाँ प्रयोग करना है हमें इसका? हमें इसका प्रयोग करना है लाखों की संख्या में जो छात्र आएंगे कंपटीशन के लिए, वहाँ पर परीक्षा भवन में। और अगर आपने अपनी गाड़ी की प्रैक्टिस भीड़ वाली जगह पर नहीं करी होगी, यानी लोगों के साथ, छात्रों के साथ अगर मिलके उस गाड़ी की प्रैक्टिस नहीं करी होगी ना, तो पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। और चोट किसको लगेगी? आपको लगेगी। और वो चोट क्या होगी आप जानते ही हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बहुत समझदार हैं, अच्छे हैं सभी, और बात को समझते हैं, मानते हैं। तो इसीलिए अभ्यास करिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, अभ्यास करिएगा। और जो भी चीज़ें मैं होमवर्क के रूप में आप लोगों को देती हूँ, मुझे करके ज़रूर दिखाइए। बाकी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी किसकी होगी? विराम चिन्ह की होगी। और जितना भी होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क कंप्लीट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय।